हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताने जा रहे और इसमें जो हमने यूनिट 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये क्लास हमारी 5 है, इससे पहले की बाकी की क्लासेस भी देख सकते हैं आप। सभी क्लास इम्पोर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका है, भूमंडलीकरण ने राष्ट्र राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्य व्यवस्था के परिवर्तन को स्वरूप को समझाइए। वैश्वीकरण क्या है, राज्य प्रभुसत्ता को इस संबंध में समझाइए। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, तो आपको इस 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य समाप्ति की ओर अग्रसर है? टिप्पणी कीजिए। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य समाप्ति मतलब आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको आलोचनाएं के बारे में बतानी है, फिर इसमें आपको इनके संबंध के बारे में, स्वरूप के बारे में बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। अगर आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आएगा तो वैश्वीकरण के बारे में पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या राष्ट्र राज्य व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा पेपर में। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। और एक चीज़ और, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही होता है। तो ये क्वेश्चन जो अपना फर्स्ट है, ये वाले क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको ये दिखाने जा रहे हैं, फिर इसके बाद सेकंड का दिखाएंगे। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। तो सबसे पहले आपको भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण होता है। तो ये देखिए, जो एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण होता है। जैसे पूंजी, सेवाओं, इन वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान ही वैश्वीकरण होता है। वस्तुएं, सेवाएं, व्यक्ति और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचलन ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। तो आपको भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण समझ में आ गया कि क्या होता है। तो एक देश से दूसरे देश में अपनी सेवाओं, सूचनाओं, व्यक्तियों, वस्तुओं को देना लेना मतलब वैश्वीकरण है, स्वतंत्र रूप से। भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में सन 1991 में अपनाई गई थी। तो जो भूमंडलीकरण है कब अपनाई गई थी, तो 1991 में आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, और इससे आर्थिक नीति से हुई थी। भूमंडलीकरण का आश्रय विभिन्न देशों के बाजारों एवं उसमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकृत से है। और जो भूमंडलीकरण है वो एकीकृत को बढ़ावा देता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जिसमें विदेशी व्यापार की बढ़ोतरी हुई। और इससे ना जो विदेशी व्यापार होते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रवृत्ति, उन्नत प्रौद्योगिकी की निकट आदि के कारण विश्व व्यापार को बढ़ावा मिला, और इसमें विश्व व्यापार को भी बढ़ावा मिला वैश्वीकरण के कारण। भूमंडलीकरण से संपूर्ण विश्व में परस्पर सहयोग एवं सामान्य से एक बाजार के रूप में कार्य करने की शक्ति को प्रोत्साहित मिलता है। और जो भूमंडलीकरण के कारण जो बाजार में ना मतलब कार्य मिलजुल के करते हैं, शक्ति मतलब उनको प्रोत्साहित, उन्हें बढ़ावा मिलता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में आने जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। तो जो भूमंडलीकरण के कारण ना जो भी पहले की देखा जाता था, एक देश से दूसरे देश में जो वस्तुएं नहीं जाती थी, लेकिन अब भूमंडलीकरण के आने के कारण, वैश्वीकरण के, तो एक देश से दूसरे देश में बाजार नियंत्रण होता है, स्वतंत्र रूप से अपना सभी कार्य कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में वस्तुओं की कीमत लगभग समान होती है। और जो वैश्वीकरण के कारण सभी वस्तुएं जो एक विश्व में या दूसरे विश्व में, सबके जो मूल्य होते हैं, पैसे सबके समान होते हैं। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय ही भूमंडलीकरण के स्वरूप का निर्धारण करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख सकते हैं, जो वैश्वीकरण को अकॉर्डिंग है जो कीमत का पता चलता है। एक देश में यही कीमत है तो दूसरे में भी वही होगी। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण क्या होता है। तो ये सब आपको पॉइंट लिखने जो अभी हमने आपको बताए। एंड आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया, इसके बारे में आपको बताना है।
राष्ट्र राज्य उन नागरिकों और शासन के रूप में वर्णन किया जाता है जो भौगोलिक रूप से विशेष सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं। मतलब जो राष्ट्र और राज्य होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो भौगोलिक रूप से कहाँ कार्य करते हैं, तो सीमा के भीतर करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में नहीं करते। राष्ट्र राज्य अपने उन नागरिकों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं की को मूर्त रूप से देते हैं जो उसमें निष्ठा रखते हैं। तो मतलब कि जो भी नागरिक होते राष्ट्र राज्य में जो अपनी आशा रखते हैं, उनको ना नागरिकों को महत्वाकांक्षाएं भी देते हैं। ठीक है। राष्ट्र राज्य 20वीं शताब्दी के अंत में वैश्वीकरण के आने से संकटपूर्ण स्थिति में फंस गया। और जो 20वीं शताब्दी में वैश्वीकरण आया तो उसके बाद जो राष्ट्र और राज्य ना उनमें जो संकट उत्पन्न हो गए, क्योंकि राष्ट्र राज्य की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को भूमंडलीकरण स्तर पर बाह्य बलों द्वारा तथा स्थानीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बलों द्वारा क्षति पहुंचाई गई। तो जो वैश्वीकरण के आने के बाद ना जो राष्ट्र को ना देखो, एक तो बाहर के स्तर में एंड अंदर जो आंतरिक स्तर में भी जो नुकसान पहुंचाए जाने लगे, क्योंकि आपको पता है जो व्यापार है एक देश से दूसरे देश में होने लगे, तो फिर जो आंतरिक व्यापार होते हैं अंदर अपने देश में वो नहीं होते हैं, तो इससे नुकसान भी होता है इनसे। इससे राष्ट्र राज्य की तरह तरह उनके अस्तित्व हैं बहुआयामी होने की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो जो वैश्वीकरण के कारण ना कि जो राष्ट्र है उनको बहुआयामी मतलब होने के प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये नहीं है। राष्ट्र राज्य भूमंडलीकरण, समेकन और स्थानीय विघटन के बलों द्वारा, उनके जो विघटन होते हैं उनके द्वारा ना जो बीचों बीच में जो बीचों बीच में पैसे लिए गए थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों के जीवन में संवैधानिक महत्वपूर्ण रिश्ते की रचना राष्ट्र राज्य के साथ उनका संबंध है। जो लोग होते हैं जो राष्ट्र राज्य के साथ उनका संबंध होता है, उनकी रचनाएं होती है। राष्ट्र लोगों जिनके अब तक राज्यों के साथ विशेषतापूर्ण संबंध थे, जो राष्ट्र के लोग होते हैं जो इससे राज्य के साथ उनका विशेषणपूर्ण संबंध होते के पास ऐसे संबंध अब नहीं रहे, और पहले जो संबंध थे अब वो नहीं रहे, क्योंकि राज्य नीति तौर पर ना तो भूमंडलीय शक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए क्षमक है और ना ही वे अपने नागरिकों के मध्य एकता का बोध कायम करने की स्थिति में है। तो जो राष्ट्र है राज्य अब वैश्वीकरण से वो बातचीत भी नहीं कर सकता उनके जरिए, और अपने जो नागरिक है उन्हें ना जो कह सकते हैं एकता का बोध है, मतलब उसमें एकता की भावना नहीं रही है। राष्ट्र के जो नागरिक है उनमें जो अनन्य पहचान बनाकर रहना चाहते हैं, और वो अपना एक अलग पहचान बना कर रहना चाहते हैं वहाँ के नागरिक। वे राष्ट्र राज्यों के दायरे से परे सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाते हैं, और वो राष्ट्र राज्यों के जो है ना उनसे अलग होकर एक सामाजिक न्याय मतलब अपनी न्याय के जो प्रश्न उठाते हैं और उन्हें भूमंडलीकरण प्रक्रिया से जोड़ते हैं, और उन्हें भूमंडलीकरण प्रक्रिया से जोड़ते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो नागरिकों को अब राष्ट्र और राज्य के बीच में नहीं रहने का पसंद है। अब उन्हें भूमंडलीकरण के जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग वो अपने कार्य करना चाहते हैं कि वो भी अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके, एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार कर सकते हैं, अपने राष्ट्र एंड जो राज्य के अंदर व्यापार नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो उदाहरण में देख सकते हैं, मानव अधिकारों को किसी देश के भीतर आकर्षण रिकॉर्ड, किसी उधार देने वाली भूमंडलीकरण एजेंसी अथवा डाटा एजेंसी से ऋण सहायता अनुदान लेने की योग्य बनाने के लिए काफ़ी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार के रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय उधारी साम्य व्यवहारों में एक न्यायिक मुद्दे के रूप में छाए हुए हैं। इससे पता चलता है कि राष्ट्र राज्य किस प्रकार घरेलू और भूमंडलीकरण ताकतों दोनों से कितना अधिक दबाव में है। तो देखो जो भूमंडलीकरण के कारण है, तो जो भूमंडलीकरण की जो एजेंसी होती है वो लोन देती है या उधार आप कह सकते हैं ऋण देती है, जो नागरिकों को अपना व्यापार कर सकते हैं भूमंडलीकरण। लेकिन जो राष्ट्र द्वारा ऐसे जो कर होते हैं ऋण नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से वो वैश्वीकरण से नीचे आ जाता है और ये दबा हुआ है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इसकी प्रक्रिया एंड जो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया आपका, जो इनके बारे में आपको बताना था। अब ये देखिए वैश्वीकरण से क्या समझते हैं इसके तो आपको पता चली गया, ऊपर हमने बता दिया वैश्वीकरण के बारे में। अब इसमें जो आपकी आलोचनाएं की जाएगी वैश्वीकरण के जो राष्ट्र राज्य की समाप्ति में, उसके बारे में आपको जानना है कि जो मतलब कि वैश्वीकरण से आने से जो राष्ट्र राज्य कैसे समाप्त हो रहे हैं। ठीक है। और अगर ये आप चाहे ना अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं आए, कुछ और भी क्वेश्चन आता है, अगर मिलता जुलता क्वेश्चन आता ना, इन्हीं टॉप आंसर में से आप बना के लिख सकते हैं। कुछ ना लिखने से अच्छा आप कुछ लिख सकते हैं, वही अच्छे होते हैं। तो ये देखिए इसकी आलोचनाएं क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है, वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य समाप्ति की और आलोचनाएं।
वैश्वीकरण की लहर का भारत में पिछली शताब्दी के अंत में हुआ। जो भारत है, जो उसकी जो पिछली शताब्दी का जब अंत हुआ था तो हुआ था। वैश्वीकरण की लहर का भारत में पिछली शताब्दी के अंत में हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाले भारत देश भी इस धारा से जुड़ा गया। भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया। तो मतलब कि जो पहले जो भारत है ना, वैश्वीकरण का जो शुरुआत हुआ था पिछली शताब्दी में था, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो विश्वास रखते थे भारत के लोग, अब वो धीरे धीरे जो वैश्वीकरण से जुड़ गए थे। और ये जो 1991 में जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे ना, उन्होंने इसे अपना लिया था। और वो अमेरिका वैश्वीकरण के लिए कई बार आलोचक भी केंद्र रहे हैं। जो ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव है, उन्होंने अमेरिका के जो वैश्वीकरण है उसकी आलोचनाएं भी की है, उसके केंद्र भी रहे हैं। व्यापार में उन समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भी नई आर्थिक नीति को शुरू किया। और जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने भी जो कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति को शुरू किया। जो वैश्वीकरण को 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण में उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। और जो इसको अपनाने के बाद जो भारत देश है वैश्वीकरण उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। 1992 से 93 से रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। पूंजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए। और जो इस वाले सन से लेकर ना, जो पूंजी बाजार होते, वित्तीय सुधार होते, सभी में कदम उठाए गए, सभी को सुधारा गया। आगत निर्यात नीति को सुधारा गया। इससे प्रतिबंधों को हटाया गया। 30 दिसंबर 1994 को भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता दस्तावेज पर सिग्नेचर किए। तो जो भारत है ना, 30 दिसंबर 1994 में एक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया था। और कब किया था? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की हुई। और ये संधि क्या थी, जो आप कह सकते हैं 1 जनवरी हुई थी। 1 जनवरी 1995 को जो विश्व व्यापार संगठन की संधि थी, इस पर सिग्नेचर किया था। और भारत इस पर कर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन गया। और मतलब इस पर सिग्नेचर करके इसका सदस्य बन गया था इस संधि का। समझौते के सिग्नेचर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करना शुरू कर दिया। जब भारत ने सिग्नेचर कर दिया, इस पर इस संधि को अपना लिया, उसके बाद जो औपचारिकता होते हैं ना, उसे नियमों को समाप्त करना शुरू कर दिया भारत ने, जो वर्षों से आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई थी। और वो कौन से, जिसमें आर्थिक विकास में जो बाधक बनी हुई थी, उन सबको खत्म करना शुरू किया। प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। और इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए। सरकारी तंत्र की जटिलता को हल्का कर दिया गया। देश में अभी भी वैश्विक परिवर्तन का दौर जारी है। और देश में अभी भी जो वैश्विक परिवर्तन हुए जा रहे हैं, भारत ने भी किया है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पॉइंट है, भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संघवाद की 3 अलग अलग प्रक्रियाओं के सामने आई है। तो जो भारतीय राजनीति है उसका वैश्वीकरण में अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं प्रभाव पड़े हैं। एंड जो इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए ना, इसके 3 भारतीय संघवाद जो बनाए गए थे वो सामने आई है, जो यहाँ पर लिखे हैं, देखिए। पहला, ये आशंका है कि वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था की ढील से देश के आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ा। तो मतलब ये बताइए, वैश्वीकरण के आने के बाद ना जो आर्थिक विकास होती है उसमें कमी आई है, क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील देश है। और भारत क्या है? विकासशील देश जो अपना विकास कर रहा है। और वही विकास के मार्ग पर वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रवृत्तियों का लाभ लेते हुए विकासित देशों की बराबरी नहीं कर सकता। मतलब कि जो मान लीजिए वैश्वीकरण का वो लाभ ले रहा है, तो वो जो विकसित हो चुके होते हैं उन देश की जो बराबरी नहीं कर सकता। वैश्वीकरण का संवैधानिक साथ उन अर्थव्यवस्थाओं को होगा जो पहले ही विकसित है। तो जो वैश्वीकरण का जो साथ कह सकते हैं, ये लाभ कह सकते हैं, किसका होगा? जो पहले से विकसित है उनको ज़्यादा लाभ होगा। अर्ध विकसित मतलब जो आधे विकसित है, अपना आधा विकास कर रहे हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मतलब पैसों के अकॉर्डिंग वो पिछड़े हुए, इस दौर में पीछे रह जाए आदि भारतीय राज्य को संतुलित और साम्यवादी विकास की अभिवृद्धि करनी है। मतलब इनका जो आधी वृद्धि होगी और अभिवृद्धि इनको करनी है और ज़्यादा। तो राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो जो राष्ट्रीय शक्ति होती है उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसी कारण प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सम्मान नीतियों को लागू करने के लिए केंद्रीकरण की मांग
करता है। तो जो मान लीजिए समान नीतियाँ होती हैं उन सभी को लागू करने के लिए जो केंद्रीकरण का मांग करता है जो भारत। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ से दूसरा वैश्वीकरण की प्रगति वैधता का संकट पैदा करती है। एक तरह राष्ट्रीय राज्य अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता को तो कम कर देता है किंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर परित्याग करने से परहेज रखता है। मान लीजिए जो राष्ट्रीय अपनी जो प्रभुसत्ता उसे कम कर देता है, घरेलू प्रभुसत्ता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राज्य को स्थानीय लोकतांत्रिक संरचना की रचना करनी पड़ती है ताकि राज्य की वैधता आगे बढ़ सके। भारतीय संघवाद की तीसरी परत जो तीसरी है यहाँ पर है पंचायती राज्य की संवैधानिक मान्यता इसी चिंता का एक प्रतिबिंब है। तो तीसरी क्या है? पंचायती राज्य की संवैधानिक मान्यता, और ये एक चिंता का जो विषय कह सकते हैं आप है। इस प्रगति का मानवीय स्थानीयता की संज्ञा दी गई है। भारतीय संघवाद के सामने वैश्वीकरण की तीसरी चुनौती है नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि। इसमें से कुछ संगठन लोकतांत्रिक शासन की समानता और क्षितिज संरचनाएं उत्पन्न करते हैं, लोकतांत्रिक के संरक्षण पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो जो तीसरी है ना, इसमें देख सकते हैं जो लोकतांत्रिक की संरचनाएं होती है उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। एंड नागरिक का जो समाज में ना वृद्धि में जो विकास नहीं हो पाता। दूसरी तरफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारकों की सौदेबाजी पर भी प्रभाव डालती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं और राष्ट्रीय में जो भी सौदा होता है, जैसे सौदेबाजी कह सकते हैं, लेन देन होता है, तो इन पर प्रभाव डालती है और इन इकाइयों की आबादी के सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और इससे ये होता है कि जो सामाजिक एंड राजनीतिक जो भागीदारी होती है उस पर बुरा प्रभाव डलता है। एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। यद्यपि पिछले 2 दशकों से ये प्रवृत्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है, और ये काफ़ी पुराना है। लेकिन जो पिछले 2 स्तर है ना, उससे जो ये लोकप्रिय कह सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है वैश्वीकरण। दुनिया की सभी देशों की राजनीतिक प्रासंगिकता, विशेष रूप से विकासशील देशों की प्रासंगिकता व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारत भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया। जब भारत की अर्थव्यवस्था 1993 में वित्तीय संकट के दौर में विश्व के अन्य देशों के लिए खोलनी पड़ी। जो भारत वित्तीय संकट आया था ना, तो जो 1993 में, तो आप देख सकते हैं उस दौर में ना जो उन्होंने वैश्वीकरण को अपना लिया था, और जो अलग अलग कह सकते हैं आप विकासशील देश इसे प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता रहता है और इन्हें सभी अपना रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। एंड जो इसका, तो इसमें आपको यही बताया ना कि कुछ लोग इसकी आलोचनाएं भी कर रहे हैं तो कुछ तारीफ भी कर रहे हैं, मतलब जिसको जिस टाइप से सही लगता है उस टाइप से कर रहा है। और इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष ये आपको ऊपर वाले पॉइंट में भी लिखना है, जो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण पूंजीवादी व्यवस्था का अति आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। तो वैश्वीकरण किसका रूप है? तो जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसका रूप है। मुक्त व्यापार व्यवस्था अमेरिका के नेतृत्व के विकसित देशों का विकासशील एवं गरीब देशों को लूटने का एक आसान रास्ता है। जो वैश्वीकरण को ये भी बताया जाए, जो मुक्त व्यापार व्यवस्था होती है ना, उसे लूटने का और इन गरीबों को लूटने का एक आसान रास्ता भी है। ये आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को लागू करने के लिए गरीब देशों की सरकार पर दबाव डालता है, और ये जो आर्थिक उदारीकरण को लागू करने के किस पर दबाव डालते हैं? तो जो गरीब देश होते हैं उन पर। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि साम्यवादी देशों के साझेदार है और इनकी नीतियां उनके अनुकूलन है। तो जो बैंक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मुद्रा कोष होते हैं, विश्व व्यापार बैंक संगठन, तो इन सब का जो साम्यवादी होते हैं, और ये सब किस पर लागू होते हैं? जो नीतियां अनुकूलन होती है। इस साम्यवादी देशों ने गरीब देशों पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए। जो साम्यवादी देश होते हैं गरीबों पर प्रतिबंध लगाते हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और इससे लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। इसका सबसे बुरा असर दलित पर होता है। जो दलित व्यक्ति होते हैं उन पर भारतीय किसान ऋण बोझ के नीचे दबा हुआ है। जो भारतीय किसान होते हैं जो उधार लेते हैं उनमें दबे हुए होते हैं। भारत जैसे देशों पर अपने कानून को बदलने के लिए दबाव डाला रहा है, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक संपदा वैश्वीकरण के दायरे में आ जाए। तो जो भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि जिसके कारण जो प्राकृतिक संपदा होती है वो वैश्वीकरण के दायरे में आ जाए, उनका हक हो जाए। अब हमारे सरकार को ये भी सोचने का हक नहीं रह गया है कि अपने देश की जनता के लिए क्या अच्छा है। तो जो
भारत सरकार है, अब उनके पास ये भी हक नहीं है कि जो अपने देश की जो जनता है, उनकी इच्छाओं के लिए कार्य कर सकते हैं और उनके पास क्या कार्य करना चाहिए। एक बार इस जाल में फंसने वाला देश इसके बाहर निकल निकल भी नहीं सकता। मान लीजिए जो एक देश है ना, जो वैश्वीकरण के चुंगल में फंस गया, तो इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने इंसान की आत्मा को भी कुचला है। तो अब कह सकते हैं जो इंसान की आत्मा होती है उसको भी वैश्वीकरण से ने बुरा प्रभाव डाला, कुचल दिया है। मतलब एक तरह से जो वैश्वीकरण से ना लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें और देश में, ठीक है। तो ये आलोचनाएँ में आप पॉइंट लिख सकते हैं, नीचे वाले भी जो निष्कर्ष में लिखे। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। अगर इसमें से आपका क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से ना आए, अगर कुछ अलग क्वेश्चन आए लेकिन उसमें राष्ट्र, राज्य या वैश्वीकरण के बारे में पूछा जाए, जब भी आप ये आंसर लिख सकते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और इससे पहले बाकी की क्लासेस देख लीजिएगा। थैंक यू।